नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सामान्य विज्ञान के वे प्रश्न जो आरएस प्री की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इससे संबंधित अपनी 11 वीडियो हो चुकी थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है साथ के साथ उनको भी देखते रहे, जिससे आपको वो पता लगे कि आरएस प्री की परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, आज का जो प्रश्न पत्र है वो अपना 2016 वाला है, जो आरएस प्री परीक्षा हुई थी। उसमें जो सामान्य विज्ञान के जितने भी प्रश्न आए थे उन सभी को हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको एक ही जगह पर एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे सामान्य विज्ञान के प्रश्न मिल रहे हैं। आप उनका आनंद उठाइए और साथ के साथ पढ़ते रहिए हमारे साथ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आज का 2016 प्री से पूछा हुआ सामान्य विज्ञान से संबंधित। देखिए, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल व एवं हिम को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, तो अम्ल वर्षा से संबंधित है ये। अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक जो होते हैं वो वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं, ये सवाल है। तो देखिए, इसमें कौन से प्रदूषक दे रखे हैं। एक तो है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरे नंबर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड और नंबर 4 पे है मीथेन। मैंने ये अम्ल वर्षा के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ मैं और ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो अम्ल वर्षा होती है वो क्या होता है कि फैक्ट्री वगैरह गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है, और जिससे मिलकर ये बादलों में जाकर बारिश के पानी में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, जिससे कौन सी वर्षा होती है, अम्ल वर्षा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो ए और बी वाला है। ये दोनों अम्ल वर्षा में योगदान देते हैं। समझ में आ गई बात। तो देखो, ए और बी तो कौन से ऑप्शन में है, ये रहा, केवल ए और बी। डी अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से कौन से हैं जो जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। तो देखिए, पहला है भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक बाष्प का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण या फिर शाकाहार का प्रोत्साहन। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जैव विविधता होती क्या है। तो इसमें देखिए, जैव विविधता जो होती है, पृथ्वी पर जो जीवन है उसमें क्या आ जाए, परिवर्तनशीलता। पृथ्वी पर अपने आसपास जो भी क्या है जीवन है उसमें क्या आ जाए, परिवर्तनशीलता। यही क्या कहलाती है, जैव विविधता। तो देखिए, परिवर्तन किस किस कारण से आएगा, तो हम पढ़ते हैं इनको। भूमंडलीय तापन से, या फिर प्राकृतिक बाष्प के विखंडन से, या फिर विदेशी प्रजातियों के आक्रमण से, या फिर शाकाहार के प्रोत्साहन से। तो इनमें देखते हैं, जो भूमंडलीय तापन है ये जैव विविधता में क्या होती है, संकट है इसके लिए। ठीक है, प्राकृतिक बाष्प का विखंडन मतलब जो अब यहाँ पर बास हो रहा है, जो लोग बाग रह रहे हैं, अगर उनका विखंडन हो जाए तो भी क्या होगा, जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, विदेशी प्रजाति अपने इस पर आक्रमण करेगी तो वो क्या करेगी, उसको खंडित करेगी, सब चीज़ों को बर्बाद करेगी, है ना। और शाकाहार का प्रोत्साहन ये नहीं है, शाकाहार का प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए संकट नहीं हो सकता। तो कौन कौन से होगा, ये देखो, भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक बाष्प का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ये सब क्या होंगे, जैव विविधता के लिए संकट होंगे। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए, बी और सी। तो कौन से में है, ए, बी और सी, ये रहा, पहले में ही मिल गया है। तो ए, बी और सी अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, हमसे पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये अपने ऑप्शन है CaCO3, और दूसरा है CaOH का होल ट्वाइस, तीसरा है Na2CO3 और चौथे नंबर पे है NaHCO3। अब इसमें पहले में पढ़ते हैं कि CaCO3 क्या होता है। CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसे हम कहते हैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अब जो ये CaCO3 होता है इसमें क्या काम कर, इसका मतलब ये पाया जाता है समुद्री जंतुओं में, घोंघा, सीपी, कोवल, और ये ज़्यादातर कवच के रूप में, उनके कवच के रूप में काम में आता है। ठीक है, और इसे कहते हैं चूने। क्या कहा जाता है इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। CaOH का होल ट्वाइस,
CaOH का होल ट्वाइस जो होता है इसे कहते हैं चूने का पानी। क्या कहा जाता है इसको? चूने का या भुजा हुआ चूना। क्या कहते हैं इसको? भुजा हुआ चूना। आगे बढ़ते हैं, इसमें Na2CO3, NO2 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट तो ये है सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। तो इसको जो बोला जाता है इसे धोवन सोडा बोला जाता है या धोने का सोडा बोला जाता है, ठीक है। और आगे है अपने पास NaHCO3, इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेकिंग सोडा। इसे कोई क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। तो अपना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? तो देखो, सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से और भूतापीय ऊर्जा से। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो फोटोवोल्टिक सेल किसके काम में आती है? सौर ऊर्जा के काम में आती है। आगे बढ़ते हैं, नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम क्या है? तो इनमें देखिए कौन सा है? किटकैट, मार्शमेलो, लॉलीपॉप और जेली बीन। क्या है? दोबारा देखो फिर से, नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम क्या है? मार्शमेलो। क्या नाम है? मार्शमेलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। अपने अगले सवाल की तरफ देखिए, निम्न जोड़े को सुमेलित करो। अपने पास प्रक्षेपण यान और सैटेलाइट दो अलग अलग वो दे रखे हैं, इनमें हमें सुमेलित करना है कि कौन सा किससे भेजा गया था, किस प्रक्षेपण यान से कौन सी सैटेलाइट भेजी जा रही है, ये हमें पता लगाना है। तो देखो, सबसे पहले नंबर पर लिखा पड़ा है उपग्रह प्रक्षेपण यान थर्ड। जो उपग्रह प्रक्षेपण यान थर्ड है उसकी मदद से किसको भेजा गया था? चंद्रयान को या रोहिणी को या एस्ट्रोसी को या एजुसेट को? तो इनमें से उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा इसको भेजा गया था रोहिणी को, ठीक है। अब जो रोहिणी है इसे SLV थर्ड द्वारा 10 अगस्त 1979 को भेजा गया था पहली बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV। अब ASLV द्वारा इनमें तीनों में से कौन सा भेजा गया था? तो ASLV द्वारा भेजा गया था अपना SROSSC, ये वाला SROSC। तो ASLV द्वारा भेजा गया था ये। और ये कब भेजा गया था? ये भेजा गया था अपना 20 मई 1992 को। कब भेजा गया था? 20 मई 1992 को SROSSC किसके द्वारा? ASLV के द्वारा भेजा गया था, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से किसको भेजा जाएगा? तो देखो, जो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV द्वारा किसको भेजा गया था? चंद्रयान फर्स्ट को भेजा गया था। और कब भेजा गया था? 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। कब भेजा गया था? 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। तो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से भेजा जा रहा है चंद्रयान फर्स्ट। और भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान से कौन भेजा जाएगा? एजुसेट। एजुसेट कब भेजा गया था? ये अभी 20 अक्टूबर 2004 को GSLV द्वारा भेजा गया था, जिसको हम बोलते हैं भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। इनकी मैं डेट लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये भेजा गया था 20 अक्टूबर 2004 को। उसके बाद जो SROSSC है वो भेजा गया था 20 मई 1992 को। उसके बाद जो रोहिणी है वो अपना भेजा गया था किसके माध्यम से? रोहिणी भेजा गया था SLV 3 के माध्यम से। कब भेजा गया था? 10 अगस्त 1979 को। और जो चंद्रयान फर्स्ट है, चंद्रयान फर्स्ट जब भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को। आप सभी जानते हो इसको। तो 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। और किसके माध्यम से भेजा गया था? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C11 के द्वारा भेजा गया था।
ठीक है। ये तो इसका ऑप्शन कौन सा उत्तर हो जाएंगे इसका, देखिए तो पहले में आ रहा है अपने पास, पहले में आ जाएगा बी, तो पहले में बी ये रहे 2 ऑप्शन, तो ये ऑप्शन तो हो गए गलत, यानी कि बे और से क्या हो जाएंगे यहाँ पर गलत। आगे बढ़ते हैं, दूसरे में आ रहा है संबंधित उपग्रह प्रक्षेपण यान में आ रहा है सी, तो इसमें आ जाएगा सी, इसमें भी सी है। आगे बढ़ते हैं, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसमें आ रहा है ए, इसमें भी ए, इसमें डी आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला है गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। ये बात सही है कि गन्ने के रस को अगर किण्वित किया जाए तो उससे क्या बनता है, सिरका बनता है, ये बात बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, ये बात भी सही है। सिरके में 8 से 10% क्या होता है, एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। उसके बाद देखिए सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, ये बात गलत है। कौन सा अम्ल होता है उसमें, एसिटिक अम्ल होता है, ना कि बेंजोइक अम्ल, ठीक है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में काम प्रयुक्त होता है जी, ये बात भी सही है कि सिरका जो है खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये देखिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, तो कौन से सही हैं, ए, पी और डी अपना सही है। तो देखो कौन से ऑप्शन में ए, सी, डी ये गलत हो गया, ए, बी, डी ये सही है। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कि ए, बी, डी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही है। तो देखो ए में क्या था, गन्ने को रस को किण्वित करने पर क्या बनता है, सिरका बनता है, ये बात सही है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है 8 से 10%, ये बात सही है। सिरके में उपस्थित बेंजोइक अम्ल होता है, ये गलत बात है। और सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, ये बात सही है। सिरका एक खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। आगे देखिए नैनो तकनीक के निम्नलिखित में उदाहरणों की नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। इसको 4 बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो इसकी जो 4 वो हैं, क्या है ये, निम्नलिखित उदाहरणों, ये उदाहरण दिए गए हैं 4, और नैनो तकनीक की 4 पीढ़ी इसमें बतानी है, ये उदाहरण है, ठीक है। तो पहला है एरोसोल, दूसरा है 3D नेटवर्किंग, तीसरा है आणविक विनिर्माण, और नंबर 4 पर है लक्षित दवाएं। तो इनमें जो सबसे पहले आएगा वो क्या होगा, एरोसोल। उसके बाद नंबर 1 पे आ जाएगा एरोसोल। इसमें नंबर दूसरे पे कौन सा आता है, नंबर 2 पे आ जाएगा अपने पास लक्षित दवाएं। उसके बाद देखिए 3D नेटवर्किंग और आणविक विनिर्माण में से कौन सा आता है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा 3D नेटवर्किंग, और नंबर 4 पे क्या रहेगा, आणविक विनिर्माण। तो अपना जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ए, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा डी, और तीसरे नंबर पे अपने पास आ जाएगा बी, और इसके बाद आ जाएगा सी। तो देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ए, डी, बी, सी। तो पहले ऑप्शन में देखो ए, बी, सी, डी ये गलत हो गया। उसके बाद ए कौन से पे आ रहा है, ये आ रहा तीसरे नंबर, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, गलत हो जाएंगे। तो अपने ये सवाल का जो ऑप्शन आएगा, नैनो तकनीक के निम्नलिखित उत्पादों उदाहरणों में नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करती है, ये इसके व्यवस्थित क्रम था कि सबसे पहले कौन सा आएगा, एरोसोल, उसके बाद कौन सा जाएगा, लक्षित दवाएं, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 3D नेटवर्किंग, और उसके बाद आणविक विनिर्माण। ये इसके 4 क्या हो गए, बढ़ते क्रम में उपस्थित हो गए हैं, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, ये इसका तीसरा वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, 9वें क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। इनमें से हमें बताना है कि कौन से स्रोत के अंदर दाल हैं ये ज़्यादातर, और इनमें लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल है, लिनोलेनिक अम्ल, जिसमें क्या होता है 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल होता है। तो उसका सर्वोत्तम स्रोत कौन होता है, देखो मूंग दाल, मोठ, अलसी या जई। तो इसमें से जो सही ऑप्शन उत्तर हो जाएगा इसका, लिनोलेनिक अम्ल किस में पाया जाता है, वो है अलसी में। अलसी में क्या पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। इनमें से सही कथन हमें बताना है कि कौन सा है। सर्वप्रथम व्यावसायीकरण किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। ये बात क्या है, सही है या गलत है? तो इसकी सहायता से हमें सही कथनों का चयन करना है। तो ये बात तो एकदम सही है कि टमाटर था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं एवं पौधों पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जाते हैं। सीधी सी बात है, फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि तक दृढ़ रहते हैं एवं इन्हें पौधों पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जाते हैं। जो टमाटर होता है वो किस पे पकता है, पौधों पर ही पकता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं, फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है किंतु पौधों पर पके फलों जैसे पूर्ण सुरुचिक सारणी का अभाव होता है। तो पौधों पर जो पकेगा उसमें सारी चीज़ें प्राप्त होंगी, तो अभाव तो कुछ होने से रहा उसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, पहले और यानी ए और बी इसमें सही है और सी गलत है। तो ए और बी ये रहा, पहला ही ऑप्शन मिल गया। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी गलत है। देखो, सी गलत है, बी सही है, ए सही है, सी गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ए बी सी तीनों मतलब 2 तो सही है, 1 गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने 10 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसमें देखो, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। जो कैल्शियम कार्बाइड है क्या उत्पन्न करता है, एसिटिलीन, मिथाइलिन, फ्लोरीजन या ऑक्सीन। जो कैल्शियम कार्बाइड है किसका उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है कैल्शियम कार्बाइड, एसिटिलीन गैस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग में के प्रति आपेक्षिक योगदान है। मतलब सबसे ज़्यादा योगदान किस गैस का होता है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। ग्लोबल वार्मिंग के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है वो होता है सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद आती है अपनी मीथेन गैस, उसके बाद आती है नाइट्रस ऑक्साइड और उसके बाद आती है जलवाष्प या क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आ जाती हैं। ठीक है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे पहले कौन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 1 नंबर पे तो ये आ गई। दूसरे नंबर पे कौन आती है, मीथेन। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन आती है, नाइट्रस ऑक्साइड। और उसके बाद आती है नंबर 4 पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो पहले नंबर पे देखो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन से ऑप्शन, ये देखो, ये पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया। उसके बाद ये सही है और ये भी सही है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। और ये सही है, ये सही है, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ मीथेन आएगी दूसरे नंबर पर। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC या जलवाष्प। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं कि सबसे पहले कौन ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान कौन देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद कौन देती है, नाइट्रस, उसके बाद देती है मीथेन गैस, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद जलवाष्प और उसके बाद CFCs। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। जो इसमें देखो, एक क्लोन से प्राप्त की गई जो भेड़ है स्तनपायी डॉली भेड़, वो 5 जुलाई 1996 को क्या की गई थी, पैदा की गई थी। और उसके बाद 2003 में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो डॉली भेड़ थी वो स्कॉटलैंड में प्राप्त हुई, मतलब पैदा हुई थी। और फेफड़ों की बीमारी के चलते डॉली भेड़ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो देखो इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं। डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी, ये गलत है। डॉली की मृत्यु 2003 में हुई, ये बात सही है। डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई, ये बात भी सही है। और फेफड़ों की बीमारी के चलते डॉली का क्या हो गया, निधन हो गया। तो इसमें से देखो सही नहीं है पूछा है, तो ये सही नहीं है पहले नंबर का। इसकी जगह क्या आएगा कि जो डॉली भेड़ थी वो वर्ष 5 जुलाई 1996 को पैदा हुई। जो डॉली भेड़ थी वो 5 जुलाई 1996 को क्या हुई थी, पैदा हुई थी। और 2003 में इसकी मृत्यु हो गई।
और फेफड़ों की बीमारी के चलते इसकी मृत्यु हुई है और ये स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। ये बात है हमें याद रखनी है डॉली भेड़ के बारे में। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पुरानी परीक्षाओं में भी ये पूछा जा चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए, पशुओं में विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। तो देखो, इनमें से कौन सा जैव उर्वरक है? अजेटोबैक्टर, अजोस्पाइरिलियम, राइजोबियम और एजोला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एजोला। एजोला क्या है? एक शैवाल है, समुद्र वगैरह में भी उगाई जाती है, जिससे क्या होते हैं, जिसको मछलियाँ वगैरह भी खा जाती हैं। ठीक है, और ये एक खाद्य फसल भी है, जैव उर्वरक के रूप में काम में भी आता है। और इससे जो दुधारू पशु होते हैं जैसे गाय वगैरह, दुधारू पशु जितने भी हों उन सब के लिए भोजन के रूप में भी ये काम में आता है खासकर। ठीक है, निम्न में से आगे देखो, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो देखो, इनमें से कौन सी बीमारी के लिए जो ट्राइवेलेंट है के स्थान पर बाइवेलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अपने पास, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पोलियो और मलेरिया। इनमें कौन सा राइट आंसर है? तो ORV जो होता है ये पोलियो की दवाई है। क्या है? पोलियो की दवाई। पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने वाले प्रथम सौर ऊर्जा चालित वायुयान का नाम क्या है? तो देखिए, सोलर इम्पल्स फर्स्ट, सोलर इम्पल्स थर्ड, सोलर इम्पल्स सेकंड और सोलर इम्पल्स फोर्थ। जो प्रथम सौर ऊर्जा चालित है वो हो जाएगा यहाँ पर सोलर इम्पल्स सेकंड। सौर ऊर्जा चालित वायुयान का नाम क्या है? जिसने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया उसका नाम है सोलर इम्पल्स सेकंड। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न सामान्य विज्ञान से संबंधित जो RS प्री 2016 की परीक्षा में पूछे गए थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो हमारी जितनी भी पुरानी वीडियो हो चुकी हैं RS प्री सामान्य विज्ञान से संबंधित उन सबको आप देखते रहें, जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि किस प्रकार के प्रश्न सामान्य विज्ञान से पूछे जा रहे हैं RS प्री परीक्षाओं में। तो इसी श्रृंखला में अपना अब 2-3 पेपर और रह गए हैं, जो एक तो 16 में हुआ, उसके बाद 18 में, और 18 के बाद सीधा 21 में होगा, और फिर अब 23 में होने जा रहा है। तो 2 पेपर और रह गए हैं। दोनों के पेपरों के बाद अपन को पता लग जाएगी कि किस प्रकार के सामान्य विज्ञान के प्रश्न मतलब RS प्री परीक्षा में पूछे जाते हैं। और उससे संबंधित हम आपको आगे भी कंटिन्यू लगातार मतलब ऐसी ही सामान्य विज्ञान प्रश्नों की लगातार श्रृंखला प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो साथ के साथ, और अपने दोस्तों के साथ जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को फैलाओ, जिससे आप लोगों के दोस्तों के पास भी ऐसा मटेरियल पहुंच जाए जिसमें एक साथ विज्ञान के सारे प्रश्न हैं। और हमारी राजस्थान जीके की भी क्लासेज चल रही हैं, उसमें भी आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। बहुत जल्द हम एक श्रृंखला और चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम रीजनिंग के एक दिन में ही पूरा टॉपिक मतलब पूरा सिलेबस लेंगे और उसके 2-2, 3-3 क्वेश्चन कराएंगे हर जो टॉपिक दिया गया है उसमें से। धन्यवाद।